नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर, साथ ही देखेंगे कुछ ख़ास खबरें। शहर में एक और पुल का इजाफा हो गया है। TRS हुकूमत इसकी खूबसूरत तस्वीरें और जमालियात की तशहीर कर रही है। ये हर एंगल अपने आप में एक मुनफरिद पल है और एक तारीखी तालाब पर वाक़ है। इसके अलावा ये केबल ब्रिज IT कॉरिडोर के करीब इंतहाई जदीद कॉलोनी के इलाके में वाक़ है। इससे शहर की एक खूबसूरत तस्वीर उभर कर आती है। ये होना भी चाहिए। हुकूमत इस खूबसूरत ब्रिज को बताकर GHMC इंतखाबात में इसको इस्तेमाल करना चाहती है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ताहम जो ब्रिज कुछ और भी ब्रिजेस हैं जो हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं। शहर में करीब 30 फ्लाईओवर ब्रिजेस हैं। इनमें से अक्सर GHMC और R&B के तहत हैं। कई अहम ब्रिजेस काफ़ी कमज़ोर हालत में हैं। इन फ्लाईओवर्स पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही है। ब्रिजेस की सड़कें ख़राब हैं, बल्कि कई ब्रिजेस पर गड़े भी पड़ चुके हैं। मुसलसिल इस्तेमाल और हुक्काम की जानिब से मुसलसिल नज़रअंदाज किए जाने की वजह से ये ब्रिजेस काफ़ी खस्ता हालत में हैं। मासाब टैंक फ्लाईओवर, बलकमपेट का पुराना फ्लाईओवर, मलकपेट फ्लाईओवर, डबीरपुरा फ्लाईओवर, खैरताबाद फ्लाईओवर हुकूमत की फौरी तवज्जो चाहते हैं। इसके अलावा बेगमपेट फ्लाईओवर भी कोई अच्छी हालत में नहीं है। इन पुलों से शहर की ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और ये पुल इंतहाई अहम मकामात पर हैं, लेकिन इनके रखरखाव पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है। कुछ दिन कबल मासाब टैंक फ्लाईओवर की दीवारों और पिलर्स में दरारें हो चुकी थी। काफ़ी दिनों तक तवज्जो दिलाने के बाद मुताल्लिक़ा हुक्काम ने इस पर काम किया, लेकिन दोबारा उसकी सड़क खस्ता हालत में है। डबीरपुरा फ्लाईओवर तो एक यतीम की तरह हालात का सितम झेल रहा है। इस पुल से गुजरना एक फ़ौजी ट्रेनिंग ट्रैक जैसा ही लगता है। बलकमपेट का पुराना ब्रिज भी अपनी खस्ता हालत का जीता जागता सबूत है। 2 व्हीलर हो के 4 व्हीलर इस ब्रिज से गुजरना एक दुश्वारकुन मरहला होता है। इसी तरह मुस्लिम जंग पुल, नया पुल, सालार जंग पुल भी अपनी मिसाल आप है। बड़े बड़े गड्ढे हैं जो शहर की ऐसी तस्वीरें पेश करते हैं कि तमाम तस्वीरें धुंधली रह जाती हैं। MGBS स्टेशन के करीब वाक़े इस पर गढ़ों और खस्ता सड़क की मरम्मत बरसों से नहीं की गई। इसके अलावा गंदगी का मसला भी है, लेकिन शायद हुकूमत को इस ब्रिज से कोई सरोकार ही नहीं, या फिर वो इन पुलों को शहर के हुदूद में तस्वुर ही नहीं करती। नया ब्रिज बनते ही इसकी तस्वीरों और वीडियोस का खूब चर्चा होता है, लेकिन ख़दीम और ज़ेर इस्तेमाल ब्रिजेस की तामीर पर हुक्काम की कोई तवज्जो नहीं है। मलकपेट फ्लाईओवर बने भी काफ़ी बरस हो चुके हैं। इस पर भी जा बजा गड़े हैं और सिर्फ कुछ हिस्सा ही बेहतर हालत में है। हर ब्रिज और फ्लाईओवर की अपनी अपनी कहानी है। हत्ता कि शहर के सबसे तवील फ्लाईओवर PVNR एक्सप्रेसवे पर भी इस तरह के मसाइल हैं। HMDA की जानिब से इसके मेंटेनेंस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सड़क पर कई जगह पैचेस लगे हैं और इन पर से गुजरने वाली गाड़ियों को भी मसाइल का सामना है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और हुक्काम नए ब्रिजेस के साथ साथ दीगर पुलों की मरम्मत और रखरखाव पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि यही पुल GHMC इंतखाबात में आवाम तक पहुँचने के लिए काम आ सकते हैं। जारिया माली साल की दूसरी तिमाही में भी मईशत 12.6% यानी 12.6% तक फिसलने का अंदेशा है। GDP को प्री कोविड लेवल तक पहुंचने में 2 साल या उससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च यानी NCAER ने इकोनॉमी में सुधार के लिए 1991 जैसे कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे पहले 30 जून को ख़त्म हुई पहली तिमाही में मुल्क की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में 23.9% की गिरावट देखी गई थी।
NCAER के मुताबिक जारिया माली साल में मईशत दूसरी तिमाही में भी 12.6% नीचे गिरेगी। ये गिरावट तीसरी और चौथी तिमाही में भी जारी रहेगी, जो 8.6% और 6.2% तक फिसल सकती है। इससे पहले कोरोना महामारी यानी वबा की वजह से पहली तिमाही में GDP रिकॉर्ड 23.9% 23.9% नीचे गिरी थी। इसमें सिर्फ ज़राई शोबे में बढ़त देखने को मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना और बढ़ते NPA की वजह से GDP में पिछले माली साल के लेवल के सुधार के लिए 2022-23 या उससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। इससे पहले अंदाज़ा था कि 2022 तक GDP में 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्री कोविड लेवल पर पहुंचने के बाद मईशत में 5.8% 5.8% की ग्रोथ दोबारा देखने को मिल सकती है। दूसरी तिमाही में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट 6.6% रहने का अंदाज़ा है, जो जारिया माली साल के लिए तय किए गए 6.5% से थोड़ा ज़्यादा है। महंगाई की दोनों दरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 से 6% टॉलरेंस बैंड से काफ़ी दूर हैं। दूसरी तिमाही में GDP की 13% गिरावट का असर फाइनेंशियल सेक्टर्स पर भी होगा, जिससे फिस्कल डिफिसिट और बढ़ेगा। इससे हुकूमत को पब्लिक सेक्टर से GDP के 14 से 15% के कारोबार के बराबर कर्ज लेने की ज़रूरत होगी। इससे RBI पर दबाव बढ़ेगा। थिंक टैंक के मुताबिक माशी हालत की सुधार के लिए 1991 के जैसे सुधारों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हुकूमत को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मजबूत निगरानी करनी पड़ेगी और स्टेबिलिटी बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा NPA के मसले को ख़त्म करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों में गुड गवर्नेंस और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कर्ज के जरिए राहत देने की भी ज़रूरत है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,28,32,766 हो गई है। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 2,42,13,521 हो चुका है। अब तक 9,54,743 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। यानी कोरोना वायरस मामलों की तादाद दुनिया की कुल आबादी का 0.4% से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब यह है कि लगभग हर 250वां शख्स पहले से ही कोरोना वायरस से मुतासिर है। worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के सबसे हालिया अंदाजे के मुताबिक फ़िलहाल दुनिया की आबादी 780 करोड़ है। एक्टिव मामलों की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। हर हफ्ते यानी इस हफ्ते लगभग 5 लाख एक्टिव केसेस बढ़े हैं, जो अब कुल मामलों का 23.3% है। न्यूज़ एजेंसी टास ने हफ्ते के रोज़ बताया कि पिछले 7 दिनों में करीब 37,000 अमवात हुई हैं। वहीं अब तक करीब 9,95,000 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 59 लाख से तजावुज़ कर गई, लेकिन इस जानलेवा वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक दिन के बाद इसके एक्टिव केसेस में कमी दर्ज की गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के एक्टिव केसेस की तादाद 9,000 से ज़्यादा कम हो गई, जिससे मरीजों की मजमूई तादाद कम होकर तकरीबन 9,61,000 रह गई। इससे कबल जुमे के रोज़ मुल्क में सेहतमंद होने वालों से 3,437 ज़्यादा थी। मुल्क में जुमे से कबल लगातार 6 दिन तक सेहतमंद अफराद की तादाद इस वबा का शिकार होने वाले नए अफराद की तादाद से ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस की तादाद में कमी आई है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 85,362 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 93,420 मरीज़ जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस 9,147 कम होकर 9,60,969 रह गए हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद 59 लाख से तजावुज़ करके 59,03,933 और सेहतमंद मरीजों की तादाद 48,49,585 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के नए केसेस जारी हैं, जहां जुमे को इन्फेक्शन के 2,239 नए मामले सामने आए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,83,866 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 11 अमवात के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 1,091 तक पहुंच गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के अजला में भी नए केसेस सामने आ रहे हैं। रियासत में सेहतयाबी की शरह बढ़कर
82.90% हो गई है, जबकि कौमी सतह पर यह शरह 81.98% है। सरगर्म केसेस की तादाद 30,334 बताई गई, जिनमें मकानात और इदारों में आइसोलेशन में रहने वाले 24,683 अफराद भी शामिल हैं। दफ्तर महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा मीडिया बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 58,925 टेस्ट किए गए, जिनमें 25,927 सानवी राब्ते भी शामिल हैं। इस तरह अब तक रियासत में 28,925 नमूनों की जांच की गई है। 17 सरकारी लेबॉरेटरीज, 43 खानगी लेबॉरेटरीज और 1076 रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर्स में ये मायने किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद में 316 नए केसेस सामने आए, जबकि जुमेरात को ये तादाद 386 दर्ज की गई थी। ज़िले रंगारेड्डी में 192, ज़िले मेडचल मलकाजगिरी में 164, नलगुंडा में 141, करीमनगर में 106, अजला भद्रादरी, कुत्तागुड़म और वरंगल अर्बन में हर जगह में 91, ज़िले सिद्दीपेट में 79 नए मामले दर्ज हुए हैं। साइंसदानों ने बरतानवी वजीरों को खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन सिर्फ अलामात को कम कर सकती है, ताहम इस बात का इम्कान नहीं है कि यह वैक्सीन लोगों को बीमारी से बचा सकती है। द टाइम्स अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानवी हुकूमत के साइंटिफिक मुशीर इसकी बाकायदा मंजूरी की उम्मीद कर रहे हैं, ताहम कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन सिर्फ जुज़वी तौर पर ही मौसर होगी। वैक्सीन से मुतालिक अवाम की आगाही के लिए साइंसदान मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर क्रिस विटी ने इससे कबल कहा था कि इस सूरत हाल में साइंस ही बचाव के लिए सामने आएगी, लेकिन इस बात का इम्कान कम है कि कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन हर किसी को बचाएगी। ताहम इब्तदाई वैक्सीन शदीद बीमारी के ख़तरे को कम कर सकती है और हिस्सास ग्रुप्स में अमवात को भी कम कर सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के वैक्सीन बनाने वाले एक ग्रुप और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप ने कम से कम 50% तहफ़्फ़ुज़ का हदफ मुकर्रर किया। वेलकम ट्रस्ट में वैक्सीन के शोबे के सरबराह चार्ली वेल्स ने अखबार को बताया कि मुमकिना तौर पर पहली वैक्सीन का महदूद असर होगा। इसके साथ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के दीगर हिफाजती इक़दाम करने की ज़रूरत होगी। चार्ली वेल्स के मुताबिक बहुत सारी उम्मीदें हैं, काबिल फ़हम बाकी वैक्सीन पर इन्हिसार करना ये एक हैरत अंगेज़ दवाई साबित होगी और ज़िंदगी भर मुदाफ़ियत देगी और हमें वापस अगले रोज़ मामूल की ज़िंदगी पर ले जाएगी, लेकिन ये बेहतरीन हल नहीं होगा। ये एक मुश्किल सूरत हाल के लिए आसान हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम 50% मौसर वैक्सीन हासिल कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसी वैक्सीन हासिल करें जो बीमारी से बचा सके, लेकिन हो सकता है कि ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में वायरस की मुंतकिली को ना रोक सके। उनका मज़ीद कहना था कि हम ऐसी वैक्सीन भी हासिल कर सकते हैं जो ज़्यादा बालिग अफराद के लिए महफूज हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये हर किसी के लिए ना हो, जैसे कि डायबिटीज़, दमा या दीगर अमराज में जो मरीज़ मुब्तला हो। कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में एक और नाम शामिल हो गया है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ऐलान किया है कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स के आखिरी मरहले की शुरुआत कर दी है। ख़ास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका में वैक्सीन तैयार कर रही तीसरी कंपनी है। हालांकि कंपनी दूसरे वैक्सीन प्रोड्यूसर से कुछ महीने पीछे चल रही है, लेकिन इसने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में 60,000 लोगों को शामिल किया है। कंपनी के मुताबिक साल के ख़त्म तक ये बताया जा सकेगा कि वैक्सीन काम करेगी या नहीं। जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिसके दूसरे बीमारियों से लड़ने में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा। जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन बना रही है उसे ना तो अस्पताल भेजे जाने तक फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत है और हो सकता है कि मरीज़ का एक डोज में इलाज हो जाए। तारीख में कभी वैक्सीन टेस्टिंग और तैयारी इतनी तेज़ी से नहीं हुई। जॉनसन एंड जॉनसन के पीछे साइनोफी और नोवावैक्स भी वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई हैं। इनके भी बेहतर मुजाहरे की उम्मीद की जा रही है। बेत इसराइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेन बैरूच का कहना है कि हमें कई वैक्सीन्स की ज़रूरत है। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं और कोई भी एक अकेले वैक्सीन प्रोड्यूसर इतने बड़े लेवल पर वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। कंपनी के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर पॉल स्टैफलस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन के फेज़ 3 के ट्रायल पीर से शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द ही पिछले ट्रायल्स का डेटा ऑनलाइन पोस्ट कर देगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनेवाला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आज मरकजी हुकूमत से बड़ा सवाल किया। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि क्या मरकजी हुकूमत के पास कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगले 1 साल में 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हैं। पूनेवाला ने लिखा कि ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में सभी के लिए वैक्सीन खरीदने और उसे बांटने के लिए वजारत सेहत को इतनी ही रकम की ज़रूरत होगी। पूनावाला ने पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया कि ये अगली चुनौती है जिससे हमें निपटना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार में वापसी की सूरत में चीन पर मुल्क का इन्हिसार को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अहद किया और उनका कहना है कि वो चीन से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ट्रंप ने 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के तनाजुर में जुमे के रोज़ न्यूपोर्ट वर्जीनिया में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि जब अमरीकी मईशत मजबूत थी तभी चीन से वायरस आ गया। उन्होंने कहा कि उसे कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, हम उसे नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि हमने माशी सरगर्मियों को रोक दिया और लाखों लोगों की जानें बचाई, हमने अब उसे खोल दिया है। अमेरिका इस इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। इस वायरस की वजह से 2 लाख से ज़्यादा अमरीकी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मुल्क की मईशत लरज़ उठी है, जिसकी वजह से लाखों अफराद की नौकरियां चली गई। ट्रंप ने कहा कि अगर वो अगले 4 साल के लिए दोबारा इख्तिदार में आए तो वो अमेरिका को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम चीन पर अपना इन्हिसार हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के बाद चीन के साथ ताल्लुकात उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। उन्होंने चीन की तरफ गहरी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये वबाई बीमारी आ गई। हमने एक अच्छा तिजारती माहिदा किया था, लेकिन मेरे लिए ये पहले की तरह नहीं है। क्या अब इसका कोई मतलब है? अमेरिका और चीन ने साल के शुरू में तिजारती माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत किए। ट्रंप ने चीन के साथ माहिदे पर दोबारा तबादला ख्याल करने से इनकार कर दिया। The China virus, the plague that came in from China, we achieved the lowest Hispanic American unemployment rate in the history of our country. You know that? It was 6 months ago. We're building it up again. You know, make America great again. We say now, make America great again. Make America great again, because we did it. Now I have to do it again. I thought that was done. I thought this was going to be easy. This was going to be a very easy election. I still think it is. I think there's a spirit out there that I've never seen, even far beyond what it was 4 years ago. It's incredible. You know, I'm sure you say it. More than 1.5 million Hispanic Americans were lifted out of poverty during this short period of time. Think of that, 1.5 million lifted out of poverty. That's a record. Hispanic American home ownership and household income reached all-time highs, records, all records. Everything was a record. And if you look at the numbers, if you look at what's happening, it's happening again. We're in a V. It's going to be very big. Third quarter numbers will be announced before the election, and I think they're going to be they're going to be great. They're going to be great. I think that GDP is going to be, I mean, estimates are I heard one from 23%. बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके साथ ही इन इंतखाबात को लेकर सर्वे भी सामने आने लगे हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के साथ किए गए सर्वे में सामने आया है कि बिहार के आधे से ज़्यादा वोटर वज़ीर आला नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। हालांकि वो जिस इत्तेहाद यानी एनडीए का हिस्सा हैं, उसकी जीत की उम्मीद भी सर्वे में जाहिर की गई है। बिहार के 25,000 से ज़्यादा वोटरों के दरमियान सभी 243 असेंबली हलकों में पहली से 25 सितंबर के दरमियान किए गए इस सर्वे में इख्तिदार मुखालिफ लहर सामने आई है। सर्वे के मुताबिक 56.7 यानी 56.7% जवाब दहिंदगान ने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज़ हैं और बदलाव चाहते हैं। करीब 30% लोगों ने कहा कि वो नाराज़ हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते। करीब 14% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार की हुकूमत से नाराज़ नहीं हैं। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला नीतीश कुमार की मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो 45.3% लोगों ने उनकी कारकर्दगी को ख़राब बताया, जबकि
27.6% ने उसे औसत और 27% ने अच्छा बताया। हालांकि करीब 31% के साथ नीतीश कुमार किसी भी वजीर आला ओहदे के मुमकिन उम्मीदवार से आगे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को 15.4% तो सुशील कुमार मोदी को 9.2% लोग वजीर आला की शक्ल में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी ने अलग अलग इंतखाब लड़ा था। जेडीयू इस इंतखाब में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था और बीजेपी के साथ मिलकर इख्तिदार की कुर्सी संभाल ली थी। बहरहाल वजीर आला की अप्रूवल रेटिंग अच्छी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी को हाई अप्रूवल रेटिंग हासिल है। 48.8% लोगों ने कहा कि वजीर आजम की कारकर्दगी बेहतर है, जबकि 21.9% ने उनकी कारकर्दगी को औसत और 29.2% ने खराब करार दिया। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जारी तहकीकात के मामले में तलब की गई अदाकारा दीपिका पादुकोण अपना बयान दर्ज कराने आज सुबह एनसीबी के खुलाबा में वाक़ गेस्ट हाउस पहुंची थी, जहां तफ्तीशी एजेंसी के अफसरान यानी एनसीबी के दफ्तर के बाहर उनसे दफ्तर में पूछताछ की गई। एनसीबी के दफ्तर के बाहर पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगाया गया था और रुकावटें भी लगाई गई थी। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जारी तहकीकात के मामले में अलग अलग जावियों से तहकीकात की जा रही है और मज़ीद कुछ और एक्ट्रेसेस से एनसीबी इस बारे में पूछताछ करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ तीसरी बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें इजलास को मुखातिब किया। उन्होंने किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दुनिया की 18% से ज़्यादा आबादी, सैकड़ों ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं, कई मज़ाहिब और इफ़कार इस मुल्क में है। ये मुल्क आलमी सतह पर सैकड़ों बरस तक क़यादत करता रहा और सैकड़ों साल तक ग़ुलाम रहा। जब हम मजबूत थे तो सताया नहीं, जब मजबूर थे तो बोझ नहीं बने। उन्होंने अपनी 22 मिनट की स्पीच में यूनाइटेड नेशंस की अहमियत पर सवाल उठाए, कोविड-19 का जिक्र किया, कहा कि हिंदुस्तान दुनिया को इस वबा से उभारेगा और वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेकों बार गूंजा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में अपने जांबाज सैनिक भेजे। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इनकी पहल भारत ने ही की थी। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत के ही प्रयास है। भारत ने हमेशा
पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था। बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी में जबरदस्त फेरबदल करते हुए अपनी एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। कौमी सदर का ओहदा संभालने के तकरीबन 8 महीने बाद उन्होंने तंजीमी सतह पर यह फेरबदल की है और कई बड़े चेहरों की छुट्टी करते हुए नए लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राम माधव, पी मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कर्नाटक से बीजेपी के जवान साल रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को यूथ बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। गोया के पूनम महाजन से यूथ की जिम्मेदारी छीन ली गई। जहां तक बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज का सवाल है तो उनमें भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह, कैलाशी विजयवर्गीय, दुष्यंत कुमार, गौतम डी पूर्णदेश्वरी जो एनटी रामाराव की दुख्तर हैं, सी रवि, तरुण चुग और दिलीप सेकिया के नाम शामिल हैं। उनमें से 5 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं और बकिया 3 पहले भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। बीएल संतोष पहले की तरह तंजीमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बीजेपी की नई टीम में यूपी के राजेश अग्रवाल को खजांची के ओहदे पर फायज किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि बीजेपी ने अपने कौमी तर्जुमानों की तादाद को बढ़ाकर 23 कर दिया। रुकने पार्लियामेंट अनिल बलवनी को प्रमोट करके चीफ तर्जुमान बनाया गया, लेकिन वो साथ ही पहले की तरह मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। अमित मालविया पहले की तरह कौमी आईटी और सोशल मीडिया सेल चीफ की जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इससे साफ है कि गुज़िश्ता दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित मालविया को हटाने के लिए जो बीजेपी पर दबाव बनाया था उसका कोई असर बीजेपी पर देखने को नहीं मिला। जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम में ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी डॉक्टर के लक्ष्मण को सौंपी है। आपको बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मण हैदराबाद के हैं और इससे पहले बीजेपी के रियासती सदर रह चुके हैं। इसके अलावा जो नाम सामने आए उसमें एसटी सेल और जमालुद्दीन सिद्दीकी को अक़लियती सेल का चीफ बनाया गया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा कि मुल्क मफाद और किसान के मफाद में ज़राअत बिल वापस लें। राहुल ने वज़ीर आज़म मोदी से किसानों को कम से कम सपोर्ट कीमत की ज़मानत देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के किसानों के मुतालबात दुरुस्त हैं। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए राहुल ने ट्वीट किया कि जायज़ मांगे हैं किसानों की, मुल्क की आवाज़ सुनो मोदी जी। भाइयों और बहनों नमस्कार। देश के किसानों को मेरा नमस्कार। आप पर आक्रमण चालू है तेजी से। सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी और फिर कोरोना के समय आपको 1 रुपया नहीं दिया गया। आपको मारने की कोशिश की जा रही है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट्स का गुलाम बनाया जा रहा है। और अब ये 3 भयंकर कानून, आपको खत्म करने के कानून, आपके पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले कानून, हम आपके साथ खड़े हैं और इन कानूनों को हम रोकेंगे, मिलकर हम रोकेंगे। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पे उतर आया, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए। धन्यवाद। खर्च के बोझ तले दबे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने लंदन कोर्ट में कहा कि वो सादी जिंदगी गुजारते हैं, सिर्फ एक कार में चलते हैं और जेवर बेचकर वकीलों की फीस चुका रहे हैं। चीन के 3 सरकारी बैंकों से लोन लेने के मामले में अनिल अंबानी पहली बार जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन की हाई कोर्ट में पेश हुए थे। अनिल अंबानी ने कहा कि जनवरी से जून 2020 के बीच गहने बेचकर उन्होंने 9 करोड़ 90 लाख रुपए जुटाए हैं। अब उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। कारों के काफिले के सवाल पर अनिल अंबानी ने कहा कि ये मीडिया की गलत खबरें हैं। उनके पास कभी भी रोल्स रॉयस कार नहीं थी। मौजूदा वक्त में सिर्फ एक कार का इस्तेमाल करते हैं। अनिल अंबानी ने कहा कि अब खानदान ही उनका खर्च उठाता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।